चलिए नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीपीएससी मेकर के एक और एपिसोड में। आज की इस वीडियो में 8 दिसंबर 2023 से संबंधित करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे, जिसमें बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा, वो तमाम जानकारी यहाँ पर आपको हमेशा की तरह विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। अगर आपको लगे कि यहाँ से आपकी हेल्प हो सकती है तो इसका प्रीवियस पार्ट जरूर देखिएगा और चैनल पर रेगुलर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं पिछले वीडियो के प्रश्न से। पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि दुबई में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन यानी कि COP28 में बिहार सरकार की किस योजना की प्रशंसा हुई है या फिर किस योजना की सराहना की गई है। एक्चुअली में इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में आपको जानकारी देते हुए बताया था। बिहार सरकार की जो योजना है जल जीवन हरियाली, इसको यहाँ पर प्रशंसा मिली है। हालांकि आपको ये भी ध्यान रखना है, बिहार सरकार के द्वारा जो कृषि रोड मैप संचालित होता है, मौजूदा समय में जो चतुर्थ कृषि रोड मैप संचालित है 2028 तक उसका कार्यकाल है, तो ये दोनों योजना की वहां पर कह सकते हैं एक प्रकार से प्रशंसा हुई है। कहां पर? तो दुबई संयुक्त अरब अमीरात में जो COP28 जो आयोजित हुआ यहाँ पर। हालांकि इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम आपको दे चुके हैं। फिलहाल यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाए आप लोग से कमेंट बॉक्स में लिखें और सारी जानकारी विस्तार से लिखें। विस्तार से लिखने का फायदा ये होता है कि चीज़ों को आप लंबे समय तक याद रखने में सक्षम हो पाते हैं। अच्छा, अगर आप घर बैठे रहकर 70वीं बीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं तो इसको लेकर हमारा टेस्ट सीरीज जो प्लान है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अंतर्गत कुल आपको 130 प्लस टेस्ट सीरीज मिलने वाले हैं, जिसमें फुल लेंथ टेस्ट होंगे 40 और इसके बाद प्रत्येक सब्जेक्ट के 15-15 यानी कि सेक्शनल टेस्ट जो होंगे प्रत्येक सब्जेक्ट से वो 15-15 आपको मिलेंगे। तो ओवरऑल जो यहाँ पर टेस्ट मिलने वाले हैं वो है 130 से अधिक। इसी कोर्स में आपको सिलेबस आधारित नोट्स, संपूर्ण बिहार जीके और करंट अफेयर्स की जो श्रृंखला आप यहाँ पर देख रहे हैं, चाहे आपका कोई मटेरियल छूट भी चुका है तो वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यानी कि इस कोर्स को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो निश्चित तौर पर यही वो कोर्स है। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ से आपको भरपूर फायदा मिलेगा। एप्लीकेशन पे विजिट कीजिए, ये तमाम चीज़ें आप एप्लीकेशन पे इस कोर्स के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। और जो टेस्ट सीरीज लॉन्च होने वाली है इसके माध्यम से आपकी तैयारी का बेहतरीन तरीके से आकलन होगा। इसमें एक ऑफर अभी चल रही है। ऑफर का लाभ लेने के लिए आप इस प्रोमो कोड का इस्तेमाल करेंगे BPSC 70, जिसके बाद यहाँ पर आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा और नए छात्रों के लिए यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑफ भी है। तो आप लोग अभी जाइए एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अच्छा, यहाँ पर अब हम प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न में जो हमने अभी आपको इसका आंसर बताया कि जल जीवन हरियाली अभियान की यहाँ पर सराहना की गई है, तो आपको हमने कई बार बताया कि 2022 में जो 110वां बिहार स्थापना दिवस मनाया गया था, इसका निर्धारित थीम था जल जीवन हरियाली। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें 2023 में जो 111वां बिहार स्थापना दिवस मनाया गया, इसका थीम था युवा शक्ति बिहार की प्रगति। तो ये तो इम्पोर्टेंट है ही, हमने कल वाले वीडियो में आपको बताया था। आपको ये भी ध्यान रखना है कि बिहार सरकार की जो 7 निश्चय योजना है, जो एक महत्वाकांक्षी योजना है, इसका फेज 1 2015 में शुरू किया गया था, जो कि 2020 तक संचालित हुआ। फेज 2 अगर पार्ट 2 की बात करें तो 2020 में शुरू हुआ है, 2025 तक ये संचालित होना है। ठीक है, तो ये तमाम चीजें यहाँ पर आप ध्यान रखिए। पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंतर्गत 7 निश्चय योजना में क्या क्या चीजें सम्मिलित है, क्या क्या चीजें निहित है, वो एग्जाम में विकल्प के रूप में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस चार्ट को या फिर ये जो इमेज आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर ले लीजिए। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। ये पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में किस स्थान पर पिछले साल यानी कि 2022 में सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई है। ये आंकड़े थोड़ा सा चौंकाने वाला है। इसका हम राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है धार्मिक स्थलों के पास। तो विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, बल्कि जो मीडिया में चल रही है, जो रिपोर्ट अभी आई है NCRB की, उस रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया कि बिहार में जितनी भी सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं उनमें अगर देखा जाए तो सर्वाधिक जो हुआ है ये धार्मिक स्थलों के पास हुआ है। ये नहीं कि सिर्फ मंदिरों के ही पास, बल्कि यहाँ पर हम धार्मिक स्थलों की बात कर रहे हैं। जितने भी धार्मिक स्थल है विभिन्न धर्मों के, वहाँ पर ओवरऑल मिला के यहाँ पर बात कही जा रही है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर समझना है। अब इसके बारे में यहाँ पर हम विस्तार से चीज़ों को देखते हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB के अनुसार बिहार में 2022 में धार्मिक स्थलों के पास सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई
और इस सड़क दुर्घटनाओं में अगर हम बात करें मौत की, तो 2995 लोगों की जान चली गई, यानी कि 2995। तकरीबन ये आंकड़ा जो है 3000 के आसपास है। तो 2022 के संदर्भ में ये आपको ध्यान रखना है कि 2022 में धार्मिक स्थलों के पास, या फिर यूं कहें बिहार में जो सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं, धार्मिक स्थलों के पास 3000 लोगों की जान गई है। ये एनसीआरबी की रिपोर्ट में ये बातें निकलकर सामने आई है। अब यहाँ पर देखिए, वर्ष 2021 से अगर हम तुलना करें तो 2022 में बिहार में सड़क दुर्घटनाओं में 13.1% की वृद्धि दर्ज की गई। ये आंकड़े इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके तहत अगर हम बात करें जो सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं, तो इसके तहत ग्रामीण इलाकों में धार्मिक स्थलों के पास हुई सड़क दुर्घटनाओं में कुल 2258 लोगों की जान गई, जिनमें की 1791 पुरुष, और जबकि वहीं पर हम बात करें महिलाओं की तो 467 महिलाओं की जान गई। जो कि देश में अगर हम विभिन्न राज्यों की बात करें तो कहीं ना कहीं ये बिहार में सबसे अधिक है ये आंकड़ा। हालांकि इसके बाद क्रमशः दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश, और फिर तीसरे स्थान पर झारखंड, और चौथे स्थान पर तमिलनाडु है। तो ये ध्यान रखें, इस मामले में बिहार, खास करके जो धार्मिक स्थलों के पास दुर्घटना हुई, जो जान गई है, इस मामले में बिहार सबसे आगे है। ये पॉइंट यहाँ पर नोट कीजिएगा। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पर यह भी है कि सड़क दुर्घटना के मामले में बिहार देश में 13वें स्थान पर रहा, जबकि 2021 में 15वें स्थान पर था। अच्छा, यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, यहाँ पर हम सिर्फ बात कर रहे हैं सड़क दुर्घटनाओं की, जिसमें बिहार को 13वां स्थान मिला। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर सड़क दुर्घटनाओं में जो जान गई है, इस मामले में बिहार पहले स्थान पर है। ये यहाँ पर जो लिखा गया है कि बिहार इसमें जो जान गई है उसमें बिहार जो है, ये कह सकते हैं आंकड़ों के आधार पर बात करें तो देश में सर्वाधिक है, यानी कि बिहार इसमें शीर्ष स्थान पर है। ये चीज समझिएगा। अच्छा, एनसीआरबी की रिपोर्ट के बारे में पिछले 2 वीडियो में हमने 2 प्रश्न आपको बतलाए थे। वो दोनों प्रश्न यहाँ पर हम एक बार पुनः से देख लेते हैं ताकि आपका यहाँ पर रिवीजन हो जाए। एक प्रश्न था कि हाल ही में जारी अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, यानी कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट के अनुसार दहेज के लिए महिलाओं की हत्या के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है। देखिए, इसके बारे में जानकारी देते हुए हमने आपको बताया था कि बिहार इस मामले में उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पर है, यानी कि पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है और दूसरे स्थान पर अपना बिहार है। ये सारी बातें हमने आपको बताया था। साथ ही इस रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया था कि दुष्कर्म के मामले में राजस्थान इसमें पहले स्थान पर है, जबकि हत्या की बात करें तो हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश आगे है। महिलाओं के लिए दिल्ली और राजस्थान सबसे असुरक्षित राज्य है, लेकिन दहेज लेने के लिए जान लेने वालों में पहले नंबर पर आता उत्तर प्रदेश और दूसरे नंबर पर आता अपना बिहार। अच्छा, रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध पिछले साल की तुलना में 4% बढ़ी है। ये एक प्रश्न था जिसकी जानकारी हमने आपको दिया था। अब यहाँ पर हम आगे चलते, एक और प्रश्न था इसी से ही संबंधित। ये प्रश्न था कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2022 में हत्या के मामले में कुल 28,522 प्राथमिकी दर्ज की गई। बिहार के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है, ये यहाँ पर हमसे पूछा गया। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें इस प्रश्न में, तो जो विकल्प दिए गए हैं, विकल्पों के आधार पर इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, यानी कि बिहार में 2,930 मामले दर्ज किए गए थे। हालांकि इसके बारे में कंप्लीट जानकारी यहाँ पर लिखी गई है। अब यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा बता देता हूँ कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की जो नवीनतम रिपोर्ट आई है 2022 की हम बात करें तो भारत में कुल मिला के 28,522 प्राथमिकी दर्ज की गई, यानी कि रोजाना 78 मामले या फिर प्रति घंटे 3 से अधिक मामले यहाँ पर दर्ज किए गए हैं। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है, अगर हम बात करें सबसे अधिक प्राथमिकी की, तो सबसे अधिक प्राथमिकी उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई, जो कि 3,491 है आंकड़ों के आधार पर, और दूसरे स्थान पर अपना बिहार 2,930, तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र, चौथे स्थान पर मध्य प्रदेश और 5वें स्थान पर राजस्थान। तो ये चीजें ध्यान रखिए। अच्छा, ये जो 5 राज्यों की हमने बात किया है, केवल यही 5 राज्यों में अगर हम बात करें जो हत्या को लेकर के जो मामले दर्ज किए गए हैं, ये 43% लगभग, इससे अधिक ही कह सकते हैं, 43.92% यहाँ पर मामले दर्ज हुए हैं। ठीक है, जिन राज्यों में कम मामले दर्ज हुए उनमें सबसे पहले स्थान पर आता है सिक्किम, और फिर दूसरे स्थान पर नागालैंड, तीसरे स्थान पर मिजोरम आता है। और ओवरऑल इस रिपोर्ट के अंतर्गत अगर देखा जाए जो मामला दर्ज हुआ है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो मामले दर्ज हुए और इसमें जो बातें निकल कर आई है कि हत्या का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो ये विवाद है। ठीक है, बिहार में जो हत्याएं हुई है उसमें सबसे बड़ा जो कारण रहा है वो रहा है आपसी विवाद। तो ये चीजें फिलहाल यहाँ से ध्यान रखना आपको। ये नवीनतम जो जानकारी है एनसीआरबी की रिपोर्ट के आधार पर वो हमने यहाँ पर आपको दिया। चलिए, फिलहाल यहाँ पर इसे स्किप करते हुए चलते हैं अब आज के इस वीडियो के दूसरे प्रश्न पे।
ये दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिले के संदीप कुमार बिहार से पहली बार प्रो कबड्डी लीग के सीजन 10 में पटना पायरेट्स टीम के लिए खेलेंगे। हालांकि पहले ही चुने जा चुके थे, लेकिन बातें निकलकर अब भी सामने आ रही है। तो हमने सोचा, क्योंकि ये सीजन अभी स्टार्ट हुई है, तो हमने सोचा पुनः से ये आपको बतला दिया जाए। सीजन 10 की अभी शुरुआत हुई है, ये भी हम आपको बतलाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, ये बिहार के बेगूसराय के रहने वाले हैं। अब विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको ध्यान रखना है कि बिहार के बेगूसराय जिले के संदीप कुमार बिहार से पहली बार प्रो कबड्डी लीग के सीजन 10 में पटना पायरेट्स टीम के लिए खेलेंगे। अच्छा, आपको ये ध्यान रखना है कि पटना पायरेट्स ने 9 लाख में उन्हें अपने साथ जोड़ा है। संदीप कुमार प्रो कबड्डी लीग के इतिहास में बिहार से खेलने वाले पहले खिलाड़ी हैं। नोट कर लीजिएगा, इस लिहाज से भी बिहार के संदर्भ में खेल और खिलाड़ियों को लेकर खास करके इस तरह के प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। अब यहाँ पर प्रो कबड्डी लीग के सीजन 10 की अगर हम बात करें, तो इसके 10वें सीजन की शुरुआत जो है ये 2 दिसंबर 2023 से ही हो गई है। और इस लीग का यानी कि सीजन 10 का जो आखिरी मुकाबला है वो 21 फरवरी 2024 को खेला जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इस सीजन में जो ये प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही है, तो इसका आयोजन विभिन्न 12 शहरों में, जिसमें कि अहमदाबाद, बेंगलोर, पुणे, चेन्नई, नोएडा, मुंबई, जयपुर, हैदराबाद, पटना, दिल्ली, कोलकाता और पंचकुला में किया जा रहा है। तो कुल 12 शहरों में इसका आयोजन होना है ये सीजन 10 का। अच्छा, यहाँ पर आपको मालूम होगा, कबड्डी की बात हो रही है तो हमने कई बार आपको जानकारी दिया है कि जो कबड्डी खेल है ये बिहार का राजकीय खेल है, आप सभी को मालूम होगा। अच्छा, राष्ट्रीय खेल की बात करें तो कबड्डी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है, ये भी आप ध्यान रखिए। जबकि भारत की हम राष्ट्रीय खेल की बात करें तो भारत की जो राष्ट्रीय खेल है वो है हॉकी। अब यहाँ पर जो बिहार के बारे में बात हो रही है, बिहार से जुड़े हुए कुछ बेसिक से फैक्ट है, उन्हें देख लेते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 22 मार्च 1912 को पश्चिम बंगाल से अलग होकर अपना बिहार भारत के 12वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। ये तो एक इंपॉर्टेंट जानकारी है ही। लेकिन इसके अतिरिक्त राजधानी आप सभी जानते हैं पटना है। पटना नगर को बसाने का श्रेय उदयन को जाता है। पटना में सैनिक छावनी का जो निर्माण किया था वो अजात शत्रु ने लिच्छवियों पर आक्रमण करने के लिए किया था। अच्छा, राज्यपाल की बात करें तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर इस समय बिहार के राज्यपाल हैं। ये गोवा के रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, जो कि 8 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं बिहार की। अच्छा, बतौर मुख्यमंत्री गांधी मैदान में सर्वाधिक बार जो झंडा फहराने का रिकॉर्ड है 17 बार का, वो इन्हीं के नाम है। सर्वाधिक बार का रिकॉर्ड था 14 बार का बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के नाम, लेकिन अब ये रिकॉर्ड है 17 बार का नीतीश कुमार के नाम। राष्ट्रीय पक्षी आपसे जानते हैं गौरैया है। 20 मार्च को प्रत्येक वर्ष गौरैया दिवस मनाया जाता है। 2023 में भी मनाया गया, जिसका थीम था आई लव स्पैरो। राजकीय पशु है बैल, राजकीय वृक्ष है पीपल, राजकीय फूल है गेंदा अर्थात मैरीगोल्ड, राजकीय खेल है कबड्डी। जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। प्रथम राजभाषा हिंदी और द्वितीय राजभाषा बिहार की है उर्दू। अच्छा, बिहार के मैप को आप यहाँ पर देख रहे हैं, उत्तर में है नेपाल और दक्षिण में है झारखंड, पूर्व में है पश्चिम बंगाल और पश्चिम में है उत्तर प्रदेश। ये बिहार की चौथी आपको ध्यान रखना है। बिहार वाले मैप पर ये आप देख रहे हैं पटना की स्थिति को। 64वें बीपीएससी एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न बना था आपके एग्जाम में कि पटना जिले की सीमा अन्य कितने जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। तो कुल 9 जिले हैं जिसके साथ पटना अपनी सीमा को साझा करता है। एक अहम जानकारी यहाँ पर यह है, जो अब बिहार वाले मैप पर ये बक्सर की स्थिति को देख रहे हैं, यहीं पर एक स्थान है चौसा, जहां से बिहार के क्षेत्र में गंगा नदी प्रवेश करती है, और कटिहार में एक स्थान है मनिहारी, जहां से बिहार के क्षेत्र को गंगा नदी छोड़ देती है। और बिहार का सबसे अधिक मतलब क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो है पश्चिमी चंपारण, और यहीं पर पश्चिमी चंपारण में एक स्थान है वाल्मीकि नगर, जहां पर बिहार का पहला टाइगर रिजर्व है। अच्छा, बिहार सरकार ने ये घोषणा किया है कि बिहार का जो दूसरा टाइगर रिजर्व होगा, एक तो पहला है पश्चिमी चंपारण में और दूसरा जो प्रस्तावित है यह है कैमूर में इसका निर्माण होना है। और बिहार का पहला चिड़ियाघर जो है ये पटना में है, और दूसरा चिड़ियाघर प्रस्तावित है जो कि कहाँ पर मतलब ये स्थापित किया जा रहा है, तो अररिया में। ये तमाम बातें हमने आपको बतलाया है। बिहार का एकमात्र जो जैव विविधता पार्क है, जो बायोडायवर्सिटी पार्क है, वो बिहार के अररिया जिले में एक स्थान है कुश्यार गांव। यहीं पर बिहार का एकमात्र जो कह सकते हैं जैव विविधता पार्क यानी कि बायोडायवर्सिटी पार्क है। तो ये तमाम जानकारी ध्यान रखें। अच्छा, तारामंडल की बात करें तो बिहार का पहला तारामंडल पटना में है, जो कि इंदिरा गांधी परिसर में है, और दूसरा तारामंडल दरभंगा में रिसेंटली खुला है। अच्छा, दरभंगा की बात हुई तो दरभंगा के बारे में ये ध्यान रखिए कि दरभंगा जो कि बिहार का, एक रिपोर्ट अभी रिसेंटली आया था, जो कि बिहार में पटना के बाद ये बिहार का दूसरा सबसे बड़ा एजुकेशन हब है। ये आपको यहाँ पर समझना है।
चलिए, फिलहाल इन सब बातों को यहाँ पर स्किप करते हुए आई होप कि आपको ये सारी बातें याद होगी जो हमने इतना मेहनत से आपको बताया है। हम यही आपसे उम्मीद करते हैं अगर आप हमारे पास यहाँ पर डेली बेसिस पर पढ़ रहे हैं, तो आपकी तैयारी उत्कृष्ट लेवल की होनी चाहिए और एग्ज़ाम में निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलनी चाहिए। क्योंकि जो चीज़ें हम आपको बतलाते हैं, जो हमने देखा है पिछले 4 वर्षों में, तो अगर आप सिर्फ़ उतना ही पढ़ लेंगे जो हम यहाँ पर आपको देते हैं, तो निश्चित तौर पर इसमें आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि जो पिछले वर्षों में एग्ज़ाम आयोजित हुए हैं, हमने देखा है कि हूबहू हमारे मटेरियल से प्रश्न बने हैं। कई सारे प्रूफ भी हमने आपको चैनल पर दिए हैं। आप लोग अभी भी जाकर देख सकते हैं, वो वीडियो अभी भी चैनल पर आपको मिल जाएगा। ठीक है? अगर आपको वीडियो पसंद आता हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे प्रति अगर कुछ भी आप कमेंट में लिखना चाहें, तो वहाँ पर आप अवश्य लिखिएगा। आप लोगों के कमेंट का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। चलिए, अब यहाँ पर हम आ चुके हैं तीसरे प्रश्न पे। तो ये तीसरा प्रश्न यहाँ पर हमारा है कि दुबई में आयोजित कॉप 28 के दौरान कमजोर देशों को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने में मदद करने के लिए किस फंड की मंजूरी दी गई है। देखिए, कॉप 28 का आयोजन अभी हाल ही में दुबई संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। अब यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है कि इस दौरान कमजोर देशों को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने में मदद के लिए किस फंड को मंजूरी दिया गया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा लॉस एंड डैमेज फंड, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसे हिंदी में कहा जाता है हानि और क्षति कोष। तो दोनों आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो इसी के बारे में यहाँ पर लिखा गया कि हाल ही में दुबई में आयोजित जो कि कॉप 28 की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आयोजन की, इसकी शुरुआत हुई 28 नवंबर से और 22 दिसंबर 2023 को। यहाँ पर देखिए सुधार कर लीजिएगा, 2023 होगा। 22 नहीं बल्कि 12 दिसंबर 2023 को इसका समापन होगा। ठीक है? तो अभी हाल ही में ये कॉप 28 में कमजोर देशों को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने में मदद करने के लिए लॉस एंड डैमेज फंड अर्थात हानि और क्षति कोष को मंजूरी दिया गया है। ठीक है? ये यहाँ पर आप ध्यान रखें, विकल्प नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कुछ और भी पॉइंट है, जैसे कि इसकी घोषणा की बात करें तो पिछले साल 2022 में मिस्र के जो शर्म अल शेख में कॉप 27 आयोजित हुआ था, यहीं पर इसकी घोषणा हो चुकी थी। लेकिन मंजूरी अभी हाल ही में कॉप 28 में दिया गया, जो दुबई में ये बैठक आयोजित हुआ है। इस फंड की बात करें तो यह फंड जलवायु परिवर्तन के व्यापक प्रभावों का सामना करने वाले देशों में बचाव पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए एक ग्लोबल वित्तीय पैकेज है। इस दिशा में मतलब कर सकते हैं जो भी प्रयास किया जा रहा है कॉप संस्था के द्वारा या फिर संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन के द्वारा, तो जो भी कमजोर देश हैं जहां पर खास करके जो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव जो मतलब देखने को आते हैं, मतलब उससे निपटने की दिशा में एक प्रकार का वित्तीय पैकेज दिया गया है। ठीक है? तो इस पैकेज का नाम ध्यान रखिएगा और किस बैठक में दिया गया, कहाँ पर यह आयोजित था, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कॉप 28 की बात हो रही, अभी हमने कुछ जानकारी आपको रिसेंटली दिया भी था कि बिहार सरकार की तरफ से चलाए जा रहे वनीकरण अभियान जो कि जल जीवन हरियाली अभियान और कृषि रोड मैप को अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा यहाँ पर मिली है, या फिर यहाँ पर इन दोनों योजनाओं को जो खास करके बिहार से संबंधित है, इसको यहाँ पर सराहा गया है, इसकी प्रशंसा की गई है। अच्छा, जल जीवन हरियाली अभियान के बारे में तो मैंने जानकारी आपको दे दिया, लेकिन कृषि रोड मैप की बात करें तो वर्तमान में ये चतुर्थ कृषि रोड मैप बिहार में संचालित है। इसकी अगर हम शुरुआत की बात करें तो बिहार सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2023 को इसकी शुरुआत की गई थी, जो कि 2028 तक संचालित होगा। लेकिन रिसेंटली अभी हाल ही में अगर हम बात करें तो बिहार नहीं बल्कि जो भारत की जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, उनके द्वारा औपचारिक तौर पर इसका शुभारंभ भी किया गया था। ये बातें आपको मालूम होगा, इसी सीरीज में हमने विस्तृत तौर पर आपको बतलाया था। तो कुल मिला के बात यहाँ पर यह है कि वर्तमान में जो बिहार में कृषि रोड मैप संचालित है, ये चौथा कृषि रोड मैप संचालित है। अच्छा, कृषि की बात यहाँ पर हुई है तो आपको ये भी मालूम होगा, हमने कई बार बतलाया है कि बिहार सरकार को केंद्र सरकार की तरफ से 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया है। ये सारी बातें आपको मालूम होगा, इसी सीरीज के अंतर्गत आपको दिया गया था। चलिए, अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले चौथे प्रश्न पे। तो यहाँ पर हमारा अगला चौथा प्रश्न है कि हाल ही में 6 दिसंबर 2023 को संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है। देखिए, इसका राइट आंसर होगा अभी हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 67वीं पुण्यतिथि मनाई गई। विकल्प नंबर ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में 6 दिसंबर 2023 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 67वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर इसका करेक्ट है। अच्छा, इनके जन्म के बारे में हमने देखा है कि कई बार एग्जाम में प्रश्न बने हैं। एक्चुअली में आपको ध्यान रखना, 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में एक स्थान है महू, तो महू के एक गांव में उनका जन्म हुआ था। और अगर मृत्यु की बात करें तो 6 दिसंबर 1956 को नई दिल्ली में उनका निधन हुआ था। इनके जन्म से संबंधित कई बार एग्जाम में प्रश्न बने हैं, ध्यान रखेंगे। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था।
अच्छा, यहाँ पर एक जानकारी है, उनकी समाधि स्थल को चैत्य भूमि के नाम से जाना जाता है। इसको हम लोग विस्तार से देखेंगे, फिलहाल कुछ और पॉइंट है उसे देख लेते हैं। हाल में 14 अप्रैल को उनकी 132वीं जयंती मनाई गई है और इस अवसर पर महाराष्ट्र के लातूर शहर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 70 फीट ऊंची प्रतिमा, जिसे नाम दिया गया ज्ञान की मूर्ति यानी कि स्टेचू ऑफ नॉलेज, का अनावरण किया गया। किनके द्वारा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। आपको मालूम होगा, ध्यान रख लीजिए, हमने ये बतलाया था आपको। अच्छा, इस वर्ष अगर हम बात करें तो योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं इस समय, तो भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया था 2023 के लिए। इस वर्ष की यहाँ पर बात हो रही है। तो ये तमाम चीजें फिलहाल यहाँ से मिलते जुलते हैं, जो कि आपको ध्यान रखना है। अच्छा, समाधि स्थल की जो हम बात कर रहे थे, भारतीय महापुरुषों के दृष्टिकोण से देखें तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बने हैं। जैसे कि अगर हम बात करें राजघाट की, तो राजघाट जो है ये महात्मा गांधी की, ये कह सकते हैं समाधि स्थल है। महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को। चैत्य भूमि जो है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल है। वीर भूमि की बात करें तो राजीव गांधी की समाधि स्थल, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री से संबंधित है, शांतिवन जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है, नारायण घाट जो कि गुलजारी लाल नंदा से संबंधित है, अभय घाट जो कि मोरारजी देसाई से संबंधित है, और वहीं पर शक्ति स्थल जो है ये इंदिरा गांधी से संबंधित है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से प्रश्न बने हैं, तो आने वाले समय भी पूछे जा सकते हैं। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किस नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि ग्राम मानचित्र। आपको यहाँ पर बता दूं कि पंचायती राज मंत्रालय द्वारा हाल ही में भौगोलिक सूचना प्रणाली एप्लीकेशन ग्राम मानचित्र को लॉन्च किया गया। इस एप्लीकेशन का नाम है ग्राम मानचित्र। अगर हम इस एप्लीकेशन की बात करें तो यह एप्लीकेशन ग्राम पंचायतों को भू स्थानिक तकनीक का उपयोग करके ग्राम पंचायत स्तर पर योजना बनाने में सुविधा और सहायता प्रदान करेगी, जिसको लेकर अभी हाल ही में इस तरह का पहल अपनाया गया है और पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा ये ग्राम मानचित्र को लॉन्च किया गया। आपको ये भी ध्यान रखना कि अलग अलग क्षेत्रों में किए जाने वाले विभिन्न विकासात्मक कार्यों की प्लानिंग को बेहतर बनाने और ग्राम पंचायत विकास योजना को एकीकृत भू स्थानिक प्लेटफॉर्म प्रदान करने में यह एप्लीकेशन मददगार साबित होगा। ये चीजें यहाँ से ध्यान रखना आपको। अब यहाँ पर हम आगे बात करते हैं। इसके अलावा मंत्रालय ने इन कार्यों के लिए जियो टैग यानी कि जीपीएस निर्देशांक के साथ फोटो खींचने में मदद करने के लिए एक मोबाइल आधारित समाधान एम एक्शन सॉफ्ट का भी शुभारंभ किया है, यानी कि इसे जियो टैग से भी जोड़ा गया है। तो ये भी रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोनों चीजें यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पंचायती राज मंत्री की बात करें और अगर हम बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों की दृष्टिकोण से देखें, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर हम बात करें पंचायती राज मंत्री बिहार सरकार की, तो वर्तमान में श्री सम्राट चौधरी है, लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें पंचायती राज मंत्री भारत सरकार की, तो श्री गिरिराज सिंह है। तो दोनों यहाँ से आप ध्यान रख लेंगे। चलिए चलते हैं अगले छठे प्रश्न पे। प्रश्न है कि हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में वर्ष 2022 में मलेरिया के कितने मामले पाए गए हैं? देखिए, अगर हम बात करें मोटा मोटी तौर पर आंकड़ों की, तो 33 लाख से अधिक आंकड़े हैं। कुल मिला के बात यहाँ पर यह है कि 33,89,000 आंकड़े यहाँ पर मलेरिया के पाए गए हैं, या फिर जो रिपोर्ट आई है इस रिपोर्ट में जो जिक्र किया गया है उसके आधार पर इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी हालिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष भारत में मलेरिया के लगभग 33 लाख से अधिक नए मामले आए हैं, जिनमें इस बात की पुष्टि हुई है कि 5,000 लोगों की मौत भी हुई है मलेरिया से। ये यहाँ पर ध्यान रखिए, आंकड़े इंपॉर्टेंट है। अच्छा, 2021 से तुलना करें, अगर हम बात करें मामलों में और मौत की, तो आपको ध्यान रखना है जो अभी आंकड़े आए हैं मामलों की जो 33 लाख से अधिक है, इसमें 30% की गिरावट दर्ज की गई और वहीं पर जो मौत हुई है उसमें 34% की गिरावट दर्ज की गई है पिछले 2021 की तुलना करें तो हम 2021, और ये जो डेटा है ये 2022 का है। 2021 की हम तुलना यहाँ पर कर रहे हैं, 2023 वाला जो डेटा है वो 2024 में आएगा। ठीक है। अब यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है, जहां अन्य देशों में यह मामले बढ़ रहे हैं वहीं पर भारत में इसमें गिरावट देखी गई। अच्छा, आपको बता दूं कि भारत एकमात्र देश है जो कि मलेरिया को लेकर जो रिपोर्ट जारी हुई है इसमें इसके मामलों में गिरावट यहाँ पर देखी गई है। तो ये भी आप लोग पॉइंट में नोट कर लेंगे। चलिए अगले पॉइंट में हम बात करें तो वैश्विक स्तर पर 2022 में 249 मिलियन मामले थे, यानी कि 249 मिलियन मामले सामने आए हैं, जो कि 2021 की तुलना में 5 मिलियन अधिक है। ओवरऑल वही बात है जो अभी हमने आपको बताया कि पूरी दुनिया में मलेरिया के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन भारत में इस समय इसमें गिरावट देखी गई है पिछले 1 वर्षों में।
अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट मलेरिया से ही संबंधित है। अप्रैल 2023 में ये जानकारी हमने आपको दिया था कि अप्रैल 2023 में WHO ने अजरबैजान और तजाकिस्तान को मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया था। अतः अब तक 42 देशों को मलेरिया से मुक्त घोषित किया जा चुका है। अच्छा, 2021 में चाइना को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था। भारत अभी मलेरिया मुक्त नहीं हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 2023 में अजरबैजान और तजाकिस्तान को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है और WHO के आधार पर इस समय पूरी दुनिया में 42 देश ऐसे हैं जो कि मलेरिया से मुक्त घोषित किए जा चुके हैं। सबसे पहले 1962 में आपको ध्यान रखना है, 2 देश ग्रेनेडा और सेंट लूसिया को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था। ये दोनों यहाँ पर नोट कर लेंगे। चलिए, WHO की बात हो रही है तो WHO के बारे में भी कुछ पॉइंट देख लेते हैं, जैसे कि इसकी स्थापना कब हुई थी। आपको बता दूं कि WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इस स्लाइड में आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में जो स्थापित जो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के जो मुख्यालय है, जैसे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ये कुछ ऐसे संगठन हैं जिसकी स्थापना को लेकर या फिर इसके हेडक्वार्टर को लेकर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले 7वें प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन हाल ही में सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बनी है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कैप्टन गीतिका कौल, यानी कि विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। आपको बता दूं कि हाल ही में स्नो लेपर्ड ब्रिगेड की कैप्टन गीतिका कौल दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बनी है। इस लिहाज से ये पॉइंट या फिर ये नाम जो आप देख रहे हैं गीतिका कौल, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, उनकी नियुक्ति से पूर्व उन्हें सियाचिन बैटल स्कूल में सफलतापूर्वक इंडक्शन ट्रेनिंग भी दी गई थी, जिनके बाद यहाँ पर इनकी नियुक्ति हुई है। मार्च 2022 में इसी से मिलता जुलता एक पॉइंट है इसी तरह का, हालांकि ये अलग है। तो मार्च 2023 में भारतीय वायुसेना ने ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी को पश्चिमी सेक्टर में फ्रंट लाइन कॉम्बैट यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी थी। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा मतलब जो लिखा गया है ये लिखने में थोड़ा सा गड़बड़ी हुआ है, लेकिन आप लोग ये ध्यान रखेंगे मार्च 2023 का जो करंट अफेयर्स है, वायुसेना की जो ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी है वो आपको ध्यान रखना है कि पश्चिमी सेक्टर में फ्रंट लाइन कॉम्बैट यूनिट की कमान संभालने वाली भारत की पहली महिला अधिकारी बनी थी। तो ये चीज यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसी तरह का कुछ और भी पॉइंट है, जैसे कि रक्षा मंत्रालय की एक नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा समय में भारतीय सेना में महिलाओं की जो कुल संख्या वो है 1733। ये 2023 का ही डाटा है, ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है, मार्च 2023 में जारी नागर विमानन महानिदेशालय की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा महिला पायलट जो ये भारत में है। अच्छा, भारत में जितने भी पायलट हैं अगर हम बात करें तो उनमें 15% जो है महिला पायलट है। ठीक है, मार्च 2023 में ये नागर विमानन महानिदेशालय की एक रिपोर्ट आई थी, इसमें इस बात का जिक्र हुआ था कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा महिला पायलट भारत में है। एक बार पुनः बता दूं कि भारत में जितने भी पायलट हैं उसमें 15% जो हिस्सेदारी है वो महिला मतलब पायलट की, या फिर कह सकते हैं महिला पायलट की जो भागीदारी है वो 15% की है। चलिए आगे चलते हैं, अगले पॉइंट में हम बात करते हैं आजाद भारत की पहली महिला पायलट का नाम क्या है। तो उषा सुंदरम ये आजाद भारत की पहली महिला पायलट थी। लेकिन इंपॉर्टेंट जानकारी ये आपके लिए हो सकता है कि भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है। तो आपको ध्यान रखना, पहली है अवनी चतुर्वेदी, भावना कंठ और मोहना सिंह। ठीक है, ये तीनों नाम आपको ध्यान रखना है। चलिए इस प्रश्न को यहाँ पर स्किप करते हुए हम आगे चलेंगे, हमारा अगला होगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए भारतीय वायुसेना की हम बात कर रहे थे, शालिजा धामी की बात कर रहे थे, तो वायुसेना के बारे में कुछ चीजें यहाँ पर लिखी गई है। भारतीय वायुसेना के कमान के बारे में एक्चुअली ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, कुछ दिन पहले हमने इस बारे में कुछ जानकारी दिया था एक प्रश्न में। तो भारतीय सेना के वर्तमान में जो कमान है वो 7 कमान है। पश्चिमी वायु कमान, देखिए यहाँ पर एक कमान का नाम दिया गया और इधर लिखा गया मुख्यालय। तो इसके जो 7 कमान है, पश्चिमी वायु कमान, दक्षिणी पश्चिमी वायु कमान, केंद्रीय वायु कमान, पूर्वी वायु कमान, दक्षिणी वायु कमान, प्रशिक्षण कमान और रखरखाव कमान, इधर इसका मुख्यालय दिया गया है। ये तमाम चीजें ध्यान रखिएगा। चलिए अगला 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पैरा तीरंदाज को हाल ही में एशियाई पैरा ओलंपिक समिति पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट का खिताब मिला है? काफी इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को आप इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में रखेंगे। इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि शीतल देवी। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि हाल ही में एशियाई पैरालंपिक समिति पुरस्कार समारोह का जो आयोजन है ये रियाद सऊदी अरब में किया गया। यह इसका चौथा संस्करण था, जहां पर भारतीय पैरा तीरंदाज शीतल देवी को सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट का
प्रतिष्ठित खिताब से सम्मानित किया गया। ये आप ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें शीतल देवी के जन्म की, तो इनका जन्म हुआ था 10 जनवरी 2007 को जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में। जम्मू कश्मीर में एक स्थान है किश्तवाड़, यहीं पर इनका जन्म हुआ था, ये नोट कर लेंगे। अगला पॉइंट है 2022 में चीन के हांगजो में आयोजित चौथे एशियाई पैरा गेम्स में उन्होंने सिल्वर मेडल अर्थात रजत पदक अपने नाम किया था। अच्छा, यहाँ पर देखिए एशियाई खेलों की बात हो रही है, तो एशियाई खेलों को लेकर हमने जानकारी आपको दिया था कि एशियाई खेल या फिर एशियन गेम्स 2023 के लिए बिहार के 5 खिलाड़ियों का चयन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय टीम में। अब ये पांचों खिलाड़ी का नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं, शैलेश कुमार, शम्स आलम, जलालुद्दीन अंसारी, श्वेता शाही और आकाश कुमार। ये बिहार के 5 खिलाड़ियों ने एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट किया था भारतीय राष्ट्रीय टीम से। अब यहाँ पर आगे हम बात करेंगे सबसे पहले पैरा एशियन गेम्स की। ये इसका चौथा संस्करण था। इसका आयोजन हुआ 22 से 28 अक्टूबर 2023 को हांगजो चीन में। इसमें अगर हम बात करें पदक तालिका की, तो चाइना इसमें पहले स्थान पर रहा। हालांकि ये तमाम जानकारी हमने आपको पहले भी दे दिया, रिवीजन पर्पज से पुनः हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि इस चौथे पैरा एशियन गेम्स में भारत को 5वां स्थान मिला। और आपको ध्यान रखना है कि भारत ने यहाँ पर 29 स्वर्ण पदक, 31 रजत पदक और 51 कांस्य पदक अपने नाम किया। कुल 111 पदक भारत ने अपने नाम किया था और पदक तालिका में भारत 5वें स्थान पर रहा। जबकि भाई दूसरी ओर अगर हम बात करें 19वें एशियन गेम्स की, ये इसका 19वां संस्करण था। ये भी चाइना के वांगजू में ही आयोजित हुआ 23 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर 2023 तक। इसमें भारत चौथे स्थान पर रहा। भारत की बात करें तो भारत इसमें 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य पदक, ओवरऑल इसमें 107 पदक अपने नाम किया। अगर हम यहाँ पर बात करें दोनों प्रतियोगिता की, पैरा एशियन गेम्स जो इसका चौथा संस्करण था, एशियन गेम्स जो इसका 19वां संस्करण था, अब तक का भारत का ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। ये चीजें ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछे जाने योग्य है। अच्छा, एशियाई खेलों के बारे में हमने कई बार आपको जानकारी दिया कि वर्ष 1951 में इसकी शुरुआत हुई थी नई दिल्ली से। भारत 51 पदक जीतकर जापान के बाद पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा था। अच्छा, दूसरी बार भारत ने 1982 में नई दिल्ली में एशियाई खेलों का आयोजन किया था। भारत अब तक सिर्फ 2 बार ही, एक तो 1951 में और दूसरी बार 1982 में एशियाई खेलों की मेजबानी किया है। और एशियाई खेल का जो आयोजन होता है प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर होता है। 1951 में जब एशियाई खेलों की मेजबानी भारत ने किया था, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। नवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को हाल ही में लोकसभा में अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023 पारित किया गया। देखिए, इसका राइट जो आंसर है यह है विकल्प नंबर यहाँ पर बी, यानी कि 4 दिसंबर 2023 को। इसके बारे में आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में 4 दिसंबर 2023 को लोकसभा में अधिवक्ता संशोधन विधेयक यानी कि एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2023 पारित किया गया है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इस विधेयक का उद्देश्य क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं। इसके उद्देश्य की बात करें तो अदालत परिसरों में जो दलालों की भूमिका है, जो दलाल वहां पे घूमते रहते हैं, जो लोगों को ठगते हैं, तो उनकी भूमिका को एक प्रकार से पूरी तरह से जड़ से खत्म करने का एक प्रयास है। इसी को लेकर अभी हाल ही में अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023 से पारित किया गया, ये यहाँ पर समझिएगा। अच्छा, लोकसभा की यहाँ पर बात हुई है तो आपको बता दूं कि 2024 में यानी कि अगले वर्ष भारत में लोकसभा चुनाव होने हैं और लोगों को इसके प्रति प्रोत्साहित करने के लिए पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को भारतीय चुनाव आयोग ने अपना नेशनल आइकन बनाया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है कि वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला और केंद्रीय कानून मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल। तो यहाँ पर आप ये दोनों को ध्यान रखेंगे। एक और पॉइंट यहाँ पर है कि राज्यसभा संसद का उच्च सदन और लोकसभा निम्न सदन होता है। अच्छा, राज्यसभा जो उच्च सदन है इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। भारतीय संसद के जो 3 अंग हैं, एक तो है राष्ट्रपति पहला अंग, उसका था राज्यसभा और लोकसभा, ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो इसमें राज्यसभा जो ये उच्च सदन है और लोकसभा जो है ये निम्न सदन है। चलिए, अब यहाँ पर हमारा अगला 10वां प्रश्न होगा कि भारतीय नौसेना को हाल ही में कहाँ से निर्मित हुए प्रथम बृहद संध्याक सर्वेक्षण पोत सौंपा गया। ये कहाँ पर इसका निर्माण हुआ था, संध्याक सर्वेक्षण पोत का, जो कि भारतीय नौसेना को प्राप्त हुआ है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है, इसका निर्माण हुआ कोलकाता में। विकल्प नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको बता दूं कि हाल ही में 4 दिसंबर 2023 को भारतीय नौसेना को संध्याक सर्वेक्षण पोत सौंपा गया है। यह गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता में बनाए जा रहे 4 सर्वेक्षण पोत में से पहला है, जो कि अभी हाल में भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। अच्छा, भारतीय नौसेना की बात करें तो भारतीय नौसेना प्रमुख जो है वर्तमान में, या फिर जो भारतीय नौसेना प्रमुख को जो एडमिरल कहा जाता है वर्तमान में है आर हरि कुमार। ये भी ध्यान रखेंगे। भारतीय नौसेना के बारे में बात हुई तो एक जानकारी हमने रिसेंटली आपको दिया था कि हाल ही में 16 नवंबर 2023 को
पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान अमेनी को अभी हाल ही में भारतीय नौसेना ने ही लॉन्च किया था। ये जो अमेनी जो पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान है, ये भारत से ही संबंधित है या फिर यूं कहें भारतीय नौसेना से ही संबंधित है। अच्छा, 13 अक्टूबर 2023 को नागा रेजिमेंट की 3री बटालियन को प्रेसिडेंट कलर से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सेना की यहाँ पर बात हो रही है तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि 2023 में नागा रेजिमेंट की 3री बटालियन को प्रेसिडेंट कलर से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार कौन 2023 में विकिपीडिया पर सबसे अधिक खोजा जाने वाला लेख है। देखिए, यहाँ पर इस प्रश्न की हम बात करें तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर विकल्प नंबर ए यानी कि चैट जीपीटी। अब यहाँ पर आपको इस बारे में बता दूं कि 2023 में जो विकिपीडिया पर सबसे ज़्यादा जो सर्च किए जाने वाले टर्म है, जो लेख हैं, वो कंप्लीट जो टॉप 5 की सूची है वो आपके समक्ष है। आप यहाँ पर चौंक जाएंगे। पहले स्थान पर तो चैट जीपीटी है जो आप यहाँ पर आंकड़े भी देख रहे हैं, लेकिन दूसरे स्थान पर जो सर्च किया गया है 2022 में विकिपीडिया पर, सॉरी 2022 नहीं बल्कि 2023 में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा गया है कि 2023 में मौत है। तो 2023 में ये जो आंकड़ा आप देख रहे हैं जो विकिपीडिया पे सर्च हुए हैं, ये कहीं ना कहीं चौंकाने वाले हैं। मतलब इस तरह के भी सर्च विकिपीडिया पे, मतलब इस तरह के सर्च तो होते हैं, लेकिन यहाँ पर बात यह है कि दूसरे नंबर पे है। ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। और तीसरे नंबर पे आते हैं 2023 क्रिकेट विश्व कप, जिसकी मेजबानी भारत ने भी किया है। ये इसका 13वां संस्करण था जो कि ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर अपने नाम किया। और यहाँ पर अगला है इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल, और उसके बाद ओपनहाइमर जो कि एक फिल्म है, ये 5वें स्थान पर है। तो ये सोचिए, यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए, 12वां प्रश्न है कि रेल मंत्रालय भारत सरकार ने हाथियों को बचाने के लिए हाल ही में किस प्रणाली की शुरुआत की है। तो इस प्रणाली का नाम है गजराज सुरक्षा कवच, जो कि ये एआई आधारित प्रणाली है। और आपको ध्यान रखना है, ये इस एआई आधारित निगरानी प्रणाली का उद्देश्य जो है, ये जो लोको पायलट होते हैं, यानी कि जो ट्रेन के लोको पायलट होते हैं, उनको पटरियों पर हाथियों की उपस्थिति के बारे में सचेत करना, उन्हें एक प्रकार का डायरेक्शन देना ही इस उद्देश्य के साथ अभी हाल ही में ये पहल किया गया है। और अभी ये प्रणाली शुरू किया गया है, एआई आधारित प्रणाली है जो कि रेल मंत्रालय का एक पहल है। और आपको ध्यान रखना, इसे नाम दिया गया गजराज सुरक्षा कवच। तो ये तमाम चीजें यहाँ पर ध्यान रखें। और जो जानकारी हमने आपको टेस्ट सीरीज के बारे में दिया था, ये शुरू होने वाली है। अगर आप घर बैठे 70वीं पीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं तो इसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आज की इस वीडियो के हम प्रश्न की बात करें तो हाल ही में जारी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट के अनुसार दहेज के लिए महिलाओं की हत्या के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है। आज भी इस प्रश्न के बारे में जानकारी हमने आपको दिया है। अगर आपने वीडियो को ध्यान पूर्वक देखा होगा तो इसका आंसर आपको मालूम होगा। कमेंट बॉक्स में जाइए, हमें बताइए इसका राइट आंसर क्या है। और जाते जाते अगर आपको लगे कि इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ से जरूर शेयर कीजिए। चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।